हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स। माई सेल्फ तरुण। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी भी गाइडलाइंस इशू कर रही है इस कोरोना के समय में, वो कौन से एक्ट के अंदर कर रही है? उस एक्ट को कौन लेकर आया था? उस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था? क्या वो एक्ट पहली बार अब इन्फोर्स हुआ है, क्या ये पहले भी किसी न किसी राज्य सरकार ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एनफोर्समेंट में लाया गया है? तो चलिए हम इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। You can follow me on Facebook page Ajo Imprints by Tarun Kapoor। ऑन इंस्टाग्राम एजो इम्प्रिंट्स का यूज़र नेम है। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, इसमें आप अपने ग्रुप्स जितने भी डाउट्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एंड टेलीग्राम के ऊपर @एजो इम्प्रिंट, इनके लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अदर देन द वीडियोज़ में और कुछ भी शेयर करूँगा, तो इसलिए प्लीज़ फॉलो मी। देन फर्स्ट जो हमारा बात आती है कि देखिए मार्च 11 को 2020 को कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कहा था कि आप सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट को एनफोर्स कर दीजिए, बिकॉज जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को एनफोर्स कराया जा सके। ऐसा क्यों कहा? बिकॉज जो हमारा हेल्थ है वो 7th शेड्यूल में स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए उसके अंदर सेंटर को इंटरफेयर करने के लिए वी हैव टू मेक ए सेपरेट लॉ। ठीक है, तो जैसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ सेंटर डील करेगी सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में उस चीज़ को फॉलो कराने के लिए। अब ये 100 साल से भी पुराना एक्ट है और इसलिए इसने फिर भी एक बहुत ही क्रूशल रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करा है इस करंट आउटब्रेक को डील करने में। सो हम बात करेंगे सबसे पहले लॉ से कि जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है इसका क्या एम है। इसका एम है प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज। ये शब्द लिखा हुआ है एक्ट के अंदर, डेंजरस एपिडेमिक डिजीज, मगर इसकी कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं है, इसलिए इसका मिसयूज भी काफ़ी हुआ है। ठीक है, और ये कौन लेकर आए थे? ब्रिटिशर्स लेकर आए थे 1897 में, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो हमारा था, फर्स्ट इनेक्टमेंट हुआ था। और किस चीज़ को? बल्बुनिक जो प्लेग है, ठीक है, जो बल्बुनिक प्लेग है उसका जो आउटब्रेक हुआ था, बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी हमारी पहले, अब नहीं है, जो एस्टवाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, उस सिचुएशन को डील करने के लिए ब्रिटिश इंडिया में लाया गया था। और बेसिकली इसका लॉ का क्या प्रोविजंस हैं? टू इम्प्लीमेंट द कंटेनमेंट प्रोविजंस। ठीक है, अब जो कंटेनमेंट एरिया होता है पर्टिकुलरली जहाँ पर भी केस आते हैं, तो इसी तरीके से जहाँ पर भी कोई बीमारी फैली है तो वहाँ पर कंटेनमेंट प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट लेकर आए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स। और इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ जो था हमारा कॉलोनियल इंडिया का, ठीक है, उसने लोकल अथॉरिटीज़ को पावर दी, स्पेशल पावर्स दी कि वो इस कंटेनमेंट मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, थोड़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी लोकल अथॉरिटीज़ को। तो अब हम आगे बात करेंगे हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कि जो ये कॉलोनियल इंडिया में इन्होंने अथॉरिटीज़ को क्या पावर दी कि वो सस्पेक्टेड प्लेग केसेस को सर्च करे। जैसे अब ट्रेसिंग हो रही है केसेस की, कोरोना के केसेस की, तो इसमें भी सर्चिंग हो रही है। ठीक है, चाहे किसी के घर में भी जाके चेक कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ साथ में पैसेंजर्स कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अब कोई ट्रेन में आ रहा है या कोई एयरप्लेन में आ रहा है, तो उनको भी क्या कर रहे हैं? क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सर्च करा उन्होंने सस्पेक्टेड केसेस का। देन उन्होंने फोर्सिबली क्या करा? उनको फोर्सफुली तरीके से सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो फैले ना। ठीक है, और जो इन्फेक्टेड एरियाज हैं उनको डिमोलिश भी कर दिया। ये पावर दी गई अथॉरिटीज़ को। ठीक है, और साथ साथ में जो असेंबली है लोगों की, या पब्लिक मीटिंग्स हैं, या फेस्टिवल्स हैं, जितने भी इकट्ठा क्राउड वाले एरिया जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बैन कर दिया इस एक्ट में। और साथ साथ में जो पिलग्रिमेज है, जो धार्मिक यात्राएं हैं, उसको भी सस्पेंड कर दिया कुछ समय के लिए, जो ब्रिटिश इंडिया की जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी। और इन्होंने क्या करा? फिर मिलिट्री को यूज़ करा इन सभी प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और साथ साथ में ये आरोप भी लगाए गए कि इस समय में बहुत ही ह्यूमिलेशन हुआ था, बहुत ही वायलेंस हुआ था अगेंस्ट वुमेन ऑल्सो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय क्या हुआ था कि बाल गंगाधर जी की जो 1-2 न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को छापा था कि ये बहुत ही गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो इसलिए उनको भी जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोविजंस की बात करेंगे, जो बहुत ही छोटा एक्ट है, सिर्फ इसमें 4 ही सेक्शंस है। जो पहला सेक्शन है वो टाइटल के बारे में बताता है कि बेसिकली किस लिए है, और एक्सटेंट का मतलब कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 2 जो बताता है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को स्पेशल एक किस्म की पावर दे रहा है
कि वो स्पेशल मेजर्स ले सकें और फॉर्मुलेट कर सकें टेम्परेरी रेगुलेशंस की, जैसी उनकी स्टेट की स्थिति है। पर्टिकुलरली जैसे समझ लीजिए दिल्ली में स्थिति असामान्य है तो दिल्ली की गवर्नमेंट स्पेशल मेजर्स ले सकती है। वो अपने बॉर्डर सील कर रही है जैसे कि आप न्यूज़ में दिखा रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशल मेजर ले सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं टेम्परेरी गाइड रेगुलेशंस, ठीक है। साथ साथ में रेगुलेशन बना सकते हैं कि अपने जो उनके ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनको किस तरीके से उन्होंने इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है, किस तरीके से उन्हें अलग करना है, हॉस्पिटल्स में करना है या टेम्पररी अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। सेक्शन 2A जो है वो सेंटर को पावर दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि जितनी भी शिप्स हमारे पोर्ट्स पर आ रही हैं या जा रही हैं उनको इंस्पेक्ट करना, और जो पर्सन्स जा रहे हैं आ रहे हैं उनका प्रॉपर डिटेंशन भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से अंडर सेक्शन 2A। अब सेक्शन 3 क्या कहता है कि जो पर्सन, देखिए ये सेक्शन 188 ऑफ जो हमारा है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, तो उस 188 के बारे में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये किसके बारे में बताता है कि जो पर्सन्स जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ड्यूटीज़ जो करी जा रही हैं उसके ऑर्डर का क्या बेसिकली क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो उन पर्सन को सज़ा का प्रावधान है। या हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन 3 है, जैसे समझ लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, तो उनको एक स्पेशल पावर्स दे रहे हैं। जो आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी सिचुएशन को देखते हुए अलग अलग ऑर्डर्स बना रहे हैं, प्रोमोलगेट कर रहे हैं कि कोई भी उसको ऑर्डर को डिसओबे करेगा, डिसओबीडेंस करेगा उसका, तो सेक्शन 188 ऑफ IPC उसके ऊपर लगेगा, उसको पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 4 क्या कहता है, लीगल प्रोटेक्शन टू इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स, तो दोज पर्सन्स जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोविजंस को, इन गाइडलाइंस को, और उनके अंदर कोई भी मतलब कि बेसिकली उनके काम में कोई बाधा लाता है तो उनके लिए भी लीगल प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 4 में है। देन हम बात करते हैं कि हाउ वाज इट इम्प्लीमेंटेड इन द रीसेंट पास, कि पास्ट में ये इम्प्लीमेंट करा गया है। जब हम 2009 में बात करेंगे तो सेक्शन जो 2 है इसका एक्ट का वो इन्वोक किया गया था, किस लिए, स्वाइन फ्लू आउटब्रेक को टैकल करने के लिए पुणे के अंदर, ताकि ओपन स्क्रीनिंग सेंटर्स जो हैं सिविल हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द सिटी बनाए जा सकें, और स्वाइन फ्लू को एक नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया था। अब फिर 2015 में देखें तो एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड टू डील विद मलेरिया एंड डेंगू आउटब्रेक इन चंडीगढ़ में मलेरिया डेंगू आउटब्रेक को डील करने के लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि आप जो भी ऑफेंडर्स हैं पर्टिकुलरली इस एक्ट को वायलेट करते हैं तो उनको 500 रुपये का चालान लगेगा, उनको नोटिस भी दिया जाएगा। देन 2018 के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ गुजरात जो वडोदरा हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करी थी एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अंदर ही, क्योंकि उन्होंने जो एक ये खेत करमेसिया विलेज है वहाँ पर एक क्लोरा अफेक्टेड होने के कारण उस चीज़ को देखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर ये आज तक इम्प्लीमेंट हुआ है, यूज़ में लाया गया है एक्ट। देन व्हाट आर द चेंजेस मेड, अब चेंजेस हमने रिसेंटली बनाए हैं एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया न्यूज़ क्या आ रही थी कि मेडिकल जो पर्सनल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ लोग क्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं जगह जगह, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ताकि वो अपनी पूरी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें। तो जो भी अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ का कंसर्न लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेकर आई हैं, और उन्होंने एक जो प्रोविजन डाला है कि हुएवर कमिट्स और एबिट्स द कमिटमेंट ऑफ वायलेंस, ठीक है, कि जो भी पर्सन करता है वायलेंस करता है हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ या उसे उकसाने का काम करता है तो उसे 3 से 5 साल की सज़ा और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना है, और यदि सीरियस अटैक होता है तो 6 महीने से 7 साल की सज़ा और 1 लाख से 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। इस ऑर्डिनेंस के अंदर कहा है कि जितनी भी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ अटैक्स हो रहे हैं वो सीनियर इंस्पेक्टर करेंगे, और वो भी 30 दिन के अंदर अंदर करेंगे। उसके बाद ये कहा है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म होनी चाहिए, इस 1 साल में वो केस निपट जाना चाहिए। देन जो ऑर्डिनेंस है वो ये भी कहता है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि भाई जो पर्सन है उसने ऑफेंस करा है, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता है, मान लीजिए कोर्ट में जब तक प्रूव नहीं होता तब तक ये ऐसा माना जाएगा कि इस पर्सन ने वो अपराध करा है, ठीक है। देन ऑर्डिनेंस जो है बेसिकली हम उसको प्रिवेंटिव एक एक्शंस ले रहे हैं, उनको मान रहे हैं। ऑर्डिनेंस ये भी कह रहा है कि जो यदि डैमेज किसी व्हीकल को होता है या क्लिनिक को होता है, ठीक है, या किसी हेल्थ केयर वर्कर को होता है, कि जो भी पर्सन्स होंगे गुनहगार होंगे उनको डबल अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जो भी उन्होंने नुकसान कराया है उसकी मार्केट कॉस्ट से डबल,
ठीक है। और उसके बाद में यदि वो फेल हो जाते हैं उस कंपनसेशन को देने में, ठीक है, अपॉन फेलियर्स टू पे द कंपनसेशन, देन सच अमाउंट जो है वो उनकी लैंड रेवेन्यू एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 के अंडर ली जाएगी। बेसिकली कि उनकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनको अटैच कर लिया जाएगा और उससे उनका जो जिन भी पर्सन्स का नुकसान हुआ है उनके क्लेम को भरा जाएगा, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, सो यही थे हमारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू लाइक, share and comment my videos. I need your support, and do not forget to subscribe the my channel and press the bell icon. So thank you so much.